नमस्कार। स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद काथे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक अत्यंत गौरवशाली नाम विनायक दामोदर सावरकर। भारत की स्वाधीनता के बाद कई सारे विवादों का केंद्र रहा ये नाम, और इस विवाद के साथ साथ भारत के राष्ट्रवादी कई सारे युवाओं को अपने गुजर जाने के कई सालों तक हमेशा प्रेरणा देने वाला नाम विनायक दामोदर सावरकर। इसी महान व्यक्तित्व के बारे में हाल ही में लिखी हुई किताब अब हमारे हाथ में है। किताब का नाम है सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट, और इस किताब के लेखक विक्रम संपत इस समय हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस किताब की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, और आखिरकार विवादों के केंद्र स्थान पर रहने वाले सावरकर असलियत में क्या व्यक्तित्व को रखते थे। विक्रम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत इस चर्चा में। दरअसल ये किताब आकार से भी मोटी है, लेकिन वो उस पूरे व्यक्तित्व को अपने आप में समाने के लिए लगता है शायद छोटी है, और इसका एक और संस्करण भी आने वाला है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन आपको इस बात के लिए ज़रूर बधाई देना चाहेंगे कि आपने इसे इंग्लिश में लिखा है, और राष्ट्रीय स्तर पर सावरकर से जुड़े हुए तमाम विवाद, कहानियाँ, किस्से, इनके ऊपर एक स्पष्ट रूप से बात रखने की कोशिश आपने की। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। लेकिन ऐसा क्या था विक्रम जी कि इसे इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत आपको महसूस हुई? अब देखिए, मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, मैं हिस्टोरियन हूँ, इतिहासकार हूँ, और मेरी 3 और किताबें भी मैंने लिखी है जिसके लिए मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ, पर वो अलग एक बात है कि इनके बारे में मैंने क्यों लिखने का निश्चय किया। तो मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE सिलेबस में पढ़ा हुआ एक छात्र था, और मुझे याद नहीं आता कोई ऐसा अवसर जब हमारे जो इतिहास के पाठ्य पुस्तक में सावरकर जी का मेंशन भी, जिक्र भी कहीं हुआ हो, और सावरकर जी हो या फिर सेलुलर जेल का भी जिक्र वहाँ पे हुआ है, ऐसा मुझे नहीं लगता। वहाँ पे उनके साथ कितने और जो महान क्रांतिकारी बंदी थे, राजबंदी थे वहाँ, उनका ना तो जिक्र था, ना उन्होंने जो अमानवीय जो शोषण वहाँ पे सहे, उनका भी कोई जिक्र नहीं था। तो हमारा जो इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उसको इतना एक मोनोक्रोमैटिक तरीके से हमें प्रस्तुत किया गया है कि, और उसके जरिए एक पूरी पीढ़ी बनी। बिल्कुल बिल्कुल, शायद 2 पीढ़ियां बन गई हैं। बिल्कुल, और उसका राष्ट्र के प्रति एक विचार, सोच आगे बनी। बिल्कुल। और तो मुझे मैं बचपन से, क्योंकि मैं हिस्ट्री बफ रहा हूँ, फिर भी इनके बारे में उतनी जानकारी मुझे सच में बोलूँ तो नहीं था। एक्चुअल जब मेरी जिज्ञासा इनके बारे में विकसित हुई वो तब था जब 2003 में इनकी जो पोर्ट्रेट था उसको सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में वाजपेयी सरकार ने लगाने का निश्चय किया। अच्छा निश्चय विवाद हुआ, और तब विवाद हुआ, कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया, और उसी टाइम पे वहाँ पे सेलुलर जेल में उनका एक स्मारक चिन्ह भी, प्लाक एक लगाया गया। और 1 साल बाद बहुत ही एक दुर्घटना मैं बोल सकता हूँ, जो मणिशंकर अय्यर जी ने उसको वहाँ से निकाल के फेंक दिया, और फिर वहाँ से ये विवाद काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं, और अभी भी बना हुआ है। कल तक, आज सुबह तक शायद ये विवाद के घेरे में से निकलते ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें एक सवाल दरअसल यह भी होगा कि अगर हम किताब को देखें तो किताब में 1883 से लेकर 1924 तक के साल को आपने अंकित किया है। जी। हालांकि सावरकर जी का जो अंतिम क्षण था वो अलग साल में है। तो ये कौन सा कार्यकाल है, और इस कार्यकाल के बाद वाले कार्यकाल को लेकर क्या दूसरी किताब बनने वाली है? जी, तो ये पहला वॉल्यूम है। अच्छा। तो दूसरा वॉल्यूम अगले साल आएगा। तो ये शायद 1924 उनके जीवन को अगर हम पूरी तरह से देखें तो 1924 एक माइलस्टोन की तरह लगता है, जब वो 1924 के पहले के सावरकर, जो क्रांतिकारी सावरकर थे और जो काला पानी में उन्होंने यातनाएं सही, तो और हिंदुत्व की रचना इसी कालखंड में उन्होंने की। तो ये
ये पूरा एक बहुत महत्वपूर्ण भाग उनके जीवन का बन जाता है। क्या हम तो क्योंकि किताब में इतना सारा मटेरियल था, तो मैं तो इनिशियली चाहता था कि ये 3 खंडों में आए, पर मेरे पब्लिशर्स पेंगुइन ने कहा कि 2 काफ़ी होंगे, 3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर इतना सारा मटेरियल है जो देश के लोगों ने, देश के युवाओं ने कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा 2 खंडों में इसको विभाजित किया जाए। और 1924 के बाद का जो हिस्सा है 66 तक, तो वो दूसरे वॉल्यूम में आएगा, अगले साल तक शायद। हम ये कह सकते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर का स्वातंत्रवीर सावरकर बनने तक का एक सफर इसमें हमें देखने को, पढ़ने को बहुत ही प्रखर रूप से इसमें देखने को मिलेगा कि किस तरह देश में सशस्त्र क्रांति की जो ज्वाला इन्होंने भड़काई, और पहले जो नेता थे, जो सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त संस्थाएं जिन्होंने देश में बनाया, पहले एक युवा नेता जिन्होंने होलिका जो दहन करवाया, जो फॉरेन गुड्स के 1905 में जब फर्गूसन कॉलेज में थे, और पहले छात्र जो रस्टिकेट भी हुए कॉलेज से, तो और संपूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग इन्होंने की उस काल में की, जब कांग्रेस के नेता, चाहे वो गोखले, जो नरम दल गरम दल जो था गोखले और तिलक के बीच, वो भी संपूर्ण स्वतंत्रता की बात तब नहीं कर रहे थे। वो या तो पेटिशन और कंसेशंस के लिए नरम दल पहल कर रहा था, तो गरम दल जो है रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, ब्रिटिश सरकार जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव करेगी उसके रेस्पॉन्स में हम उनको या तो कोऑपरेट करेंगे या नॉन कोऑपरेट करेंगे। पर सावरकर जी ही पहले ऐसे युवा नेता थे जिन्होंने संपूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पहलू है जो लोगों को शायद पता नहीं है जी। इसी के साथ साथ एक और जिक्र आपके अभी के बयान से निकला और मुझे लगता है उसको पकड़ के रखना चाहिए, वो ये है कि गांधी जी के पहले विदेशी कपड़े का दहन सावरकर जी ने पुणे में किया था जी, और उसका स्थान अभी भी पुणे के नदी के किनारे पर मौजूद है 1905 में। हालांकि ये जब किताब सरसरी नजर पे मैं देख रहा था तो बड़ा ही एक रोचक यहाँ पर टिप्पण मुझे दिख रहा है। इमाम मोहम्मद ताहिदी ये कहते हैं, जो कि बेस्ट सेलर ऑथर, स्कॉलर एंड इस्लामिक रिफॉर्मर हैं जी, वो ये कहते हैं इस किताब और सावरकर जी के बारे में कि दिस बुक इज अ ट्रू गिफ्ट, द पेजेस आर इम्बल्ड with valuable information, wisdom and thought born of deep research and great reflections। ये आपके बारे में तो बहुत अच्छी बातें इन्होंने लिख दी, लेकिन इसके बाद में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है। If you want to live an important angle of Indian history, please begin here। ये बहुत बड़ा सम्मान आपको भी दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने सावरकर जी को भी ये सम्मान दिया है जी। तो मेरा अगला सवाल विक्रम जी दरअसल इसी से जुड़ा हुआ ये होगा कि सावरकर के पूरे जीवनी में क्रांति से जुड़ा हुआ काम एक बहुत अहम स्थान रखता है। तो क्रांति से जुड़े हुए ऐसे कौन से काम हैं जो आमतौर पर आम आदमी के पहुंच से परे थे, जो सावरकर बहुत लीलया आसानी से, सहजता से कर गए? बहुत ही अच्छा सवाल है, पर जो 14 साल की उम्र में एक छोटे बालक को जो आभास हुआ, चापेकर बंधुओं की जो निर्ममता से उनका एग्जीक्यूशन वहाँ पे फांसी पे चढ़ा दिए गए उनको पुणे में, उसके जो शॉक वेव्स थे वो पूरे महाराष्ट्र में गूंज रहे थे। तो एक छोटा बालक इस सब को देख रहा था, उसके मन में क्या प्रभाव उसका पड़ा, और फिर अपनी कुल देवी अष्टभुजा भवानी के सामने उन्होंने प्रण लिया रात में कि मैं शत्रु को मारते मारते अंत तक मैं लड़ूंगा। और ये किसी को लगेगा कि छोटा बच्चा कुछ बोल रहा है, पर ये एक छोटे प्रण से पूरे देश का जो इतिहास है वो किस तरह बदल जाएगा, ये शायद किसी ने अंदाज़ा नहीं किया था। तो जैसा मैंने पहले कहा कि पहला जो है गुप्त संस्था इस देश का और उन्होंने स्थापित किया, और हमारे जो इतिहास के पाठ्यक्रम में हमें यही समझाया जाता है कि क्रांतिकारी जो थे ये छुटपुट घटनाएं थी, यंग पीपल, हॉट ब्लड, तो कहीं बॉम्ब फेंक दिया, किसी को गोली मार दिया, किसी को फांसी की सजा हो गई। इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, इनमें कोई दिमाग का कोई ये नहीं था, सिर्फ बाहुबल का पराक्रम था। आपको लगता है कि ऐसा करके क्रांतिकारियों के प्रति भी गैर सम्मान बिल्कुल हम
डाल रहे थे अपने पाठ्यक्रमों के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम की जो की कहानी है, इसके दो आयाम हैं। एक तो है जो अहिंसावाद से हम जो चले, उससे क्या हुआ, वो एक आयाम है जो हमें बार बार समझाया जाता है हमारे पाठ्यक्रम में, हमें हमारे अंदर अच्छे से डाला गया है, 2-3 पीढ़ी जैसे आपने बोला। पर एक दूसरा आयाम जिसको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, वो है सशस्त्र क्रांति का, और इसके जो बीज हैं वो 1857 के संग्राम से जुड़े हैं। और वहाँ से लेके 1946 के बम्बई में जो नेवल म्यूटिनी हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अगुवाई में, तो उस पूरे एक श्रेणी को अगर हम लें तो ये एक अनब्रोकन कंटिन्यूटी था 1857 से 1946 तक। तो इनफैक्ट जब क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने एक्चुअली साइन किया कि भारत को स्वाधीनता दी जाए, स्वतंत्रता के बाद वो आए भारत, और किसी ने उनसे पूछा कि आप क्यों भारत को छोड़ के चले गए, क्योंकि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो 1942 में हुआ था, तो 5 साल आपको क्यों लगे। और हमें हमेशा बताया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली, तो 5 साल क्यों ऐसा लगा, और क्विट इंडिया मूवमेंट तो तब तक चला गया था। तो इनको जब पूछा गया, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो बोले कि जो नेवल म्यूटिनी था उस टाइम के, उसी के कारण हमें ये आदेश देना पड़ा माउंटबैटन को कि किसी तरह वो जो फ्रॉम दैट रेकेज जस्ट रन अवे एंड वॉट एवर यू कैन सेव, कट योर लॉसेस एंड कम बैक टू ब्रिटेन। तो ऐसे उनके वचन थे। और जो प्रश्नकर्ता थे वो बाद में उनसे पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मिस्टर गांधीज कंट्रीब्यूशन टू दिस होल थिंग। और क्लेमेंट एटली बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये उनके वचन थे। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी का हमें स्थान छोटा बड़ा ये नहीं करने का हमें ये है। पर 70 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी के। अब समय आ गया है कि हम निष्पक्ष तौर से, और जो तथ्य हैं वो क्या बता रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास को देखें, उसमें किस किस ने क्या क्या काम किया, उसको जानें, परखें, और जो युवा पीढ़ी है उन तक ये बात हमें पहुंचाना चाहिए। कुल मिलाकर आप आने वाले लोगों के विवेक पर छोड़ रहे हैं कि वो तय करें कैसा। एक इतिहासकार को कभी भी जजमेंट में नहीं बैठना चाहिए। इतिहासकार का यही कार्य है कि जो अभिलेखागार आर्काइव्स में जो पड़े हैं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो जन सामान्य तक पहुंचते नहीं, जन सामान्य को उन तक जाने की इच्छा भी नहीं होती। अब मैं 1.5 महीने लंदन में रहा, और वहाँ ऑलमोस्ट 30,000 पन्नों के जो आर्काइव्स वहाँ से निकाले थे, ब्रिटिश लाइब्रेरी से, नेशनल आर्काइव्स ऑफ यूके। तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि सारे लोग वहाँ जाएंगे, इसको ढूंढेंगे। तो उसके लिए तो किताब है। वही तो इसका वहाँ से जो संग्रह किया उसका एक सारांश एक प्रस्तुत करना है तथ्यों के आधार पे। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत एक सेंटिमेंटल होके हमें इनके प्रति भक्ति है या एडमिरेशन है, तो इसीलिए हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करना है। और ये शायद सावरकर खुद इससे परहेज करते रहे कि मेरा महिमा मंडन मत करो, मुझे एक बुत बना के मत रखो, क्योंकि बुत परस्ती से यही होती है कि उस बुत के बारे में हम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर ही नहीं पाते। वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। सारे मनुष्य हैं तो उसमें प्लसेस माइनसेस तो रहेंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की जरूरत है। सावरकर जी के कार्यकाल के बारे में जब हम बात कर रहे थे और उनके क्रांति के योगदान के बारे में भी बात हो रही थी, तो आपने नरम दल गरम दल का संदर्भ देते हुए कुछ बातें कही, लेकिन एक सवाल जरूर इस दौरान ये रहा होगा कि अंग्रेज ताकत के रूप में बहुत ज्यादा बड़े थे जी, उनके सामने एक सशस्त्र क्रांति का विचार लेकर उनसे लड़ने की सोच भी रखना जी, उस समय में तो पागलपन ही हो रहा होगा जी। और उस पागलपन को करने की हिम्मत कहां से आई, और वो हिम्मत पूरे देश भर में सावरकर जी ने फैलाई कैसे? जी। तो जो सशस्त्र क्रांति का जो मेन ये 1857 पे जो किताब लिखते हैं उसमें भी ये वही कहते हैं कि क्रांति जो है ये सिर्फ एक छुटपुट घटना की वजह से नहीं होता। वो जो कार्ट्रिजेस बीफ कार्ट्रिजेस थे उसके वजह से नहीं होता, इसका एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल होना चाहिए और एक बहुत ही एक प्रखर एक मोटिवेशन होना चाहिए लोगों में कि स्वराज्य और स्वधर्म के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में वो कहते हैं कि क्रांति कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और
देखिए, आपने कहा अंग्रेजी सरकार बहुत पावरफुल था, वो तो था, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ये बार बार कहा जाता था। पर जो एडिफिस था, जो पूरा एडिफिस ऑफ द मॉन्यूमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, उसका जो फाउंडेशन वाज द इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी में कितने ब्रिटिश थे भारत में? कुछ 1 लाख 2 लाख जो यूरोपियंस थे वो शायद उतने ही थे। बाकी सारे जो अफसर शाही था या फिर सैनिक थे, वो सब हमारे ही देशवासी थे, जो खासकर आर्मी में, सेना में सारे भारतीय ही थे। तो 1857 से प्रेरणा लेके सावरकर जी ने जो फिलॉसफी फैलाया वो वही था कि किसी तरह आर्मी में डिसअफेक्शन पैदा कर दिया जाए। जो हमारे लोग हैं उनको हमारे देश के बारे में और पेट्रियाटिज्म के बारे में उनको प्रेरित करके किसी तरह डिसअफेक्ट करके हमारे तरफ ले आया जाए, तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव है वो हिल जाएगी और बहुत आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। और यही बात उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी समझाया था। और जब वो भारत से निकले थे, वो सावरकर जी से मिल के गए थे। रास बिहारी बोस जो INA के फाउंडर थे, वो सावरकर जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने उनके बारे में बहुत बढ़ चढ़ के लिखी थी। और उस पूरे इसमें सावरकर जी का हम यू सोचते हैं कि जेल से छूटने के बाद वो क्रांति से भटक गए, उनमें वो जो जज्बा था वो चला गया, वो गलत बात है। क्योंकि वो हमेशा इन सबको यही प्रेरणा देते रहे कि ये फिलॉसफी से ही हमको स्वाधीनता मिलेगी। शेर अगर शांत भी बैठा है तो भी वो अपना काम करते रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आपने अभी स्वधर्म और स्वराष्ट्र की बात की, स्वराज्य की भी बात की। तो दरअसल ये जो स्वधर्म का जब जिक्र आता है और वो सावरकर के नाम के आसपास आता है, तो वो हमेशा हिंदुत्व के ही इर्द गिर्द घूमता है। जी, सावरकर का हिंदुत्व ये क्यों पैदा हुआ? उसके पैदा होने की वजह से तत्कालिक कौन सी घटनाएं जिम्मेदार थी, और क्या कोई राजनीतिक उस समय की सोच सावरकर के हिंदू और हिंदुत्व के विचार को जन्म देती दिखाई देती है? बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि 1918 का समय अगर हम देखें तो ये वो समय था जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था और इसके साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जोड़ा था। अब क्या था ये खिलाफत? तो सावरकर जी तो इसको बार बार खिलाफत इज़ एन आफत वैसे ही बोलते थे, जो आफत ही था। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की का पतन हो गया था और वहाँ का जो खलीफा था, जो सुल्तान था, उसको देश के बहुत सारे मुसलमान समुदाय, खासकर जो सुन्नी मुसलमान थे, उसको पैगंबर साहब के अनुयायी मानते थे और उनको बहुत ही एक उन्नत दर्जा उनको देते थे। तो गांधी जी का ये मानना था कि क्योंकि मुसलमान उतने संख्या में फ्रीडम स्ट्रगल में भाग नहीं ले रहे थे, तो किसी तरह इनको लेके आना है। तो इन्होंने इन दोनों चीज़ों को एक साथ करने की सोची और उन्होंने ये कहा कि आप हमारे साथ जुड़ो, हम खिलाफत आंदोलन करेंगे और 1 साल में वहाँ टर्की में इतने किलोमीटर दूर वहाँ पे हम सल्तनत को फिर से स्थापित करेंगे और हमारे देश में आप सबको 1 साल में स्वराज दिया जाएगा। तो मुसलमान समुदाय जो है, मोहम्मद अली, शौकत अली, जो खिलाफत के जो मेन नेता थे, वो बहुत इंटरेस्ट हो गए और फिर पूरा समुदाय उसमें जुड़ गया। और ये कम्युनल मोबिलाइजेशन जो हम बोलते हैं, सांप्रदायिक इस तौर पे एकत्रीकरण जो किया था, ये धर्म के नाम पे, अगर धर्म पहली बार राजनीति में इसका एंट्री हुआ तो ये खिलाफत के टाइम पे ही हुआ। और मुझे लगता है कि जो पार्टीशन के भी जो बीज थे वो तभी बोए गए थे, क्योंकि एक पूरे समुदाय को आप धर्म के नाम पे उत्तेजित करते हैं और फिर ये लॉजिक ही नहीं बनता कि हम तो एक उपनिवेश थे, कॉलोनी थे, तो हम अगर यहाँ झंडा उठा के बोलेंगे आप टर्की में हमारे सुल्तान को लगाइए, तो कौन सा ब्रिटिश साम्राज्य इसको मानेगा? ये तो वही वैसे ही हो गया ना कि रशिया में बारिश होती है तो यहाँ के कम्युनिस्ट छाता खोल देते। बिल्कुल। तो ये इट वाज डूम्ड फॉर फेलियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता। और मैं किताब में भी लिखता हूँ कि पंडित नेहरू और बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे, वो खुद ये खिलाफत, एनी बेसेंट और बहुत सारे और लोग इसकी खिलाफत में थे वो, पर गांधी जी का कुछ
जज्बा था उस टाइम की ये करना है, पर एक साल में ना तो वहाँ खिलाफत स्थापित हुआ, ना देश को स्वराज मिला। तो जो उत्तेजित हो गए थे उसका जो परिणाम देश को भुगतना पड़ा वो बहुत ही खतरनाक थे। पूरे 1920 के कार्यकाल में अगर आप देखें तो सांप्रदायिक दंगे जो भारत में हुए, जो मोपला कार्नेज वहाँ केरल में हुआ, फिर गुलबर्गा, कोहट, पानीपत, दिल्ली, बंगाल, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, और इस पूरे टाइम पे जब भी गांधी जी से सवाल किया जाता था तो वो चुप बैठते थे या फिर उसके पक्ष में बोलते थे। मोपला जो दिन दहाड़े इतने सारे नायरों की निर्मम हत्या की, महिलाओं का बलात्कार, बच्चों का कत्लेआम उन्होंने किया, इनको वो कहते हैं कि ब्रेव सोल्जर्स हु आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ देयर रिलीजन। तो और फिर जब श्रद्धानंद जी की हत्या होती है अब्दुल राशिद, एक मुस्लिम फैनेटिक के हाथों, तो वो कहते हैं कि माय डियर ब्रदर अब्दुल राशिद। तो ये हमेशा जो मिलिटेंट इस्लाम का जो प्रवृत्ति वहाँ शुरू हुई थी, इसके पक्ष में ही वो बोलते रहे। तो इस सन्निवेश में किसी को तो चाहिए था हिंदू समाज से कि एक बौद्धिक एक विचार, काउंटर व्यू पॉइंट दिया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व का जन्म हुआ 1923 में। रत्नागिरी के प्रिजन में ये थे, तब कारावास में बैठ के इन्होंने एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व वो किताब लिखी। और जो हमें देखना चाहिए क्लोजली ये है कि ऐसे लेखक जो हमेशा मराठी में लिखते थे, ये पहली किताब है जो इन्होंने अंग्रेजी में लिखी। तो इनका जो रीडरशिप था वो पैन इंडियन था, तो पूरे देश के हिंदुओं को संगठित करना था। वहाँ जेल में जो यातनाएं उन्होंने सही, खासकर जो जमादार थे वहाँ पे, जो मुसलमान थे, तो धर्मांतरण कराने के लिए उनको बहुत कोशिश नहीं करना पड़ता था। और सावरकर जी हमेशा कहते थे कि आप अपने मन से अगर किसी और धर्म को चुनते हैं तो कोई बात नहीं है, पर वहाँ क्योंकि इतने सारे इतनी निर्मम उनको यातनाएं दी जाती थी, तो जेलर अगर कहता आप मुसलमान बन जाओ, आपकी यातनाएं कम कर देंगे, तो कौन नहीं इसको मानेगा। तो शुद्धि का जो पूरा जो घर वापसी, जो धर्मांतरण करके चले गए हैं, उनको वापस अपने धर्म में ले आने का, तो इस सारे जो एक्सपीरियंसेस से हिंदुत्व का जन्म हुआ। और उसमें उन्होंने बहुत एक अच्छा डेफिनेशन दिया कि आ सिंधु सिंधु पर्यंता, जो इंडस से लेके जो समुद्र है, इस पूरे एक लैंड मास में जो भी रहते हैं, जो इस भूमि को अपना पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं, वो हिंदू हैं। और इसमें वो इंट्रोडक्शन में ही यही कहते हैं कि ये हिंदुइज्म जो धर्म है उससे इसका कोई वास्ता नहीं है, ये हिंदुइज्म इज अ सबसेट ऑफ दिस लार्जर अम्ब्रेला ऑफ हिंदुत्व। तो क्या कुल मिलाकर उन्होंने उसके जरिए एक भूभाग का राष्ट्र भी चित्र सामने रखा। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले जो आपने एक इतनी प्रस्तावना दी, उसमें से 2-3 वाक्य मैं निकालना चाहूंगा। पहले यह है कि राजनीति में धर्म का इंट्रोडक्शन ये खिलाफत के जरिए हुआ जी। उसके जरिए हिंदुओं पे हुए अत्याचार की तरफ गांधी जी ने अनदेखी की जी। और उस अनदेखी के बाद इस धर्म की बात रखने वाला कोई हो, इस सोच से सावरकर ने अपनी बात हिंदुत्व की रखी जी। कुल मिलाकर इस यात्रा का जिक्र करते हुए आपने सेलुलर जेल का भी उल्लेख किया, और मुझे लगता है कि सेलुलर जेल की बातों को भी सावरकर जी के जिंदगी में एक अहम पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए जी। जब भी बात जेल में जाने की और वहां प्रताड़ित होने की होती है और लोग पंडित नेहरू और सावरकर की तुलना करते हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अन्याय है सावरकर जी पर कि जब उनकी तुलनात्मक रूप से बेहद आसान शिक्षा भुगतने वाले, यातना या नहीं शब्द होगा, तुलनात्मक रूप से बहुत आसान तरीके से जेल में रहने वाले पंडित जी के साथ होती है जी। तो सेलुलर जेल की यातनाएं, इसका जिक्र इस किताब में कितना है, और ऐसी कौन सी भयावह यातनाएं हैं जिनका जिक्र करके भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? मैं क्या बोलूं इसके बारे में। ये तो जो 11 साल इन्होंने वहाँ सेलुलर जेल में गुजारी, उसमें खासकर जो शुरुआत के साल थे जब वहाँ बैरी वहाँ के जेलर थे, जिस तरह से निर्मम और इनह्यूमन टॉर्चर्स इनको दिए गए, स्टैंडिंग हैंडकफ्स, तो इतने सारे महीनों तक सिर्फ स्टैंडिंग हैंडकफ्स में वहाँ रहना है। और जो मूलभूत जो मानवीय सुविधाएं हैं, चाहे वो
अच्छा खाना हो, एक शौच की व्यवस्था हो, और फिर अगर कुछ बीमार पड़ गए तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, ये भी इन लोगों को मुहैया नहीं कराते थे वो। और फिर जो खाना था वो बासी खाना दिया जाता था, गंजी जो पॉरिज जैसा वो देते थे, उसमें कीड़े मकोड़े कुछ रेप्टाइल्स के पीस सब उसमें पड़ जाते थे। उसको खा के सारे जो राजबंदी और सावरकर जी भी, उनको डायरिया होता था। तो जो शौच के लिए जाना है तो उसका फिक्स टाइमिंग्स थे, सुबह और शाम को, तो बीच में अगर किसी को जाना है तो जाने नहीं देते थे। तो बहुत सारे जो राजबंदी अपने सेल में ही उनको शौच करना पड़ता था, और उसी मल मूत्र के बीच में दिन भर खड़ा रहना, सोना खाना सब वहीं करना, ये एक नरक यातना से कम मुझे नहीं लगता है। और फिर जो कपड़े भी अच्छे नहीं देते थे, जो गन्नी सैक्स उनको मिलते थे उससे स्किन रैशेस होते थे और स्किन डिजीज़ेस आते थे, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए नहीं भेजते थे हॉस्पिटल। और फिर पूरा दिन जो उनको काम दिया जाता था, या तो वो ओकम जो निकालना है, रस्सी निकाल के ये करना है, या फिर कोल्हू का बैल की यातना, जो बैल के जगह पे ये स्वतंत्रता सेनानियों को डाल के पूरा दिन वो पोर्ट ब्लेयर की ब्लेजिंग सन के इसमें गर्मी में वो बैठ के इनको कोल्हू चलाना है, चक्कर राउंड एंड राउंड, और फिर तेल निकालना है। और फिर एंड ऑफ द डे 30 पाउंड या ऐसा कुछ वेट, उतना अगर नहीं है तो उनको कोड़े पड़ेंगे, उनको खाना नहीं दिया जाएगा। और इतनी यातनाएं सहने के बाद बहुत सारे जो युवा सेनानी थे, इंदु भूषण रॉय, उल्लासकर दत्त, ये सब या तो पागल हो जाते थे या खुदकुशी कर लेते थे कि इस नरक यातना से बेहतर है कि हम मर जाएं। तो इस तरह की यातनाएं शायद ही जो मेनलैंड इंडिया में किसी ने भुगता होगा, जो इंडिया के आगा खान पैलेस में उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया हो। अब देखिए, फिर से किसी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं निम्न नहीं करना चाहता, वो भी वहाँ पे जेल में रहे, बहुत उन्होंने त्याग किया है, पर फिर जो सुविधाएं उनको दी गई उस टाइम पे, अपनी बेटी को एक किताब लेटर्स टू द डॉटर, ये वो बेस्ट सेलिंग बुक बन जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। पर यहाँ इनको ये इतने प्रखर एक कवि थे, लेखक थे, उनको किताब और पेन भी नहीं देते थे, और फिर अपने नाखून से वो जो सेल के वॉल्स पे कविताएं लिखते थे, जो कमला और सप्तर्षि और ये सारे जो कविताएं मराठी में, और इनको स्पाइट करने के लिए उनके सामने उस पर वाइट वॉश कर देते थे। पर बैरी को ये नहीं मालूम था कि इनका जो बुद्धि इतना तीक्ष्ण था कि सारे कविताओं को वो कंठस्थ कर देते थे, और बाहर आने के बाद ये सारी कविताएं प्रकाशित हुई। इसमें से मुझे दो जिक्र को पकड़ना होगा जी। दरअसल आपने तो नाम नहीं लिया, मैं ले लूंगा जी, और वो पंडित नेहरू का है। दरअसल सावरकर जी के बहुत निकटतम व्यक्तियों का निधन हुआ और उसका जिक्र, उसकी सूचना तक उन्हें नहीं दी गई, ये शुभाई नहीं, बिल्कुल। जबकि पंडित जी के पत्नी की तबीयत खराब होती थी और उस समय पंडित जी जेल से निकलकर विशेष विमान के जरिए उन तक पहुंच जाते थे। तो ये अंग्रेज सरकार दो कैदियों के प्रति बर्ताव अलग क्यों करती थी? अब इससे जाहिर है, जो लोग यही बोलते हैं कि ये ब्रिटिश स्टूज थे, तो अगर आप इनके स्टूज हैं तो इनको अच्छा ट्रीटमेंट ब्रिटिश सरकार देती। तो जिसको आप अच्छा ट्रीटमेंट देंगे वो आपके पक्ष में थोड़ा काम करने वालों को ही और अच्छा ट्रीटमेंट देने वाले तो होंगे, ये जाहिर सी बात है। इसको मुझे बहुत एलैबोरेट करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द टाइम इनको डी कैटेगरी, डेंजरस कैटेगरी क्रिमिनल से ही इनको परिभाषित किया जाता था। और इसीलिए जब इनका लंदन में इनको गिरफ्तार कर दिया गया, तब इन्होंने और बाकी जो क्रांतिकारी वहाँ थे, इन्होंने भरपूर कोशिश किया कि वहीं पे इनका ट्रायल हो जाए, क्योंकि वहाँ सेडिशन लॉज जो हैं, भारत जो ब्रिटिश इंडिया की तरह उतने कठिन नहीं थे। पर ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह से उनको इंडिया एक्स्ट्राडाइट करवाना चाहती थी, ताकि यहाँ आ जाए तो किसी तरह इनको आजीवन कारावास के लिए भेज दिया जाए। अब कोई आपका पिट्ठू है तो उसके लिए आप ऐसा जो टेरिबल सा पनिशमेंट आप देंगे नहीं ना। तो वहाँ भी जब वो शिप से जंप करके मासाई फ्रांस में वो जंप करके फ्रांस में पहुंच जाते हैं, तब भी यही ब्रिटिश सरकार की मांग थी कि किसी भी तरह इनको फ्रांस में
शरण नहीं मिलना चाहिए और भारत भेज देना चाहिए। और यहाँ भी फ्यूजिटिव एंड ऑफेंडर्स एक्ट जो उन पे लागू नहीं होता था, ये फ्यूजिटिव नहीं थे, ये बाकायदा एक स्कॉलर छात्रवृत्ति पे वो गए थे इंग्लैंड लॉ पढ़ने के लिए, तो ये डाल के उनको यहाँ भेजा गया। और फिर इनको ना तो जूरी ना फिर एक लॉयर मुहैया कराया गया, तो इट वॉज अ फिक्स्ड मैच। तो मतलब इसका आउटकम पता था इनको, और जब वो वर्डिक्ट भी सुना रहे थे जज कि आपको 2 लाइफ सेंटेंस दिया जाता है, तो सावरकर जी बोलते हैं कि आई एम हैप्पी दैट फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज अग्रीड टू दी हिंदू वे ऑफ री इनकारनेशन। 2 लाइफ वही तभी होगा जब you will be reincarnated. So somebody else would have broken down ये सुन के एकदम, मतलब इसमें से एक बात निकल के ये आती है कि ब्रिटिश सरकार का रवैया ही बताता है कि सावरकर उनके पिट्ठू थे या नहीं थे जी। और इसी संदर्भ में अगला सवाल जरूर आएगा, वो होगा सावरकर के माफीनामे को लेकर। हमेशा से ये प्रचार होता रहा है कि सावरकर माफीनामा लिखते रहे और अपनी तमाम जो भी उन्हें सजाएं दी गई उसमें से छूट पाते रहे। इस सच का खुलासा क्या है? देखिए, मैं इसको मर्सी पिटिशन बोलते हैं। मैं इसको मर्सी पिटिशन नहीं, ये पिटिशन है, एक याचना जो एक नॉर्मल सा एक प्रोसीजर था जो ना सिर्फ सावरकर जी को बट बाकी सारे जो राजबंदी थे उन सबको ये मौका दिया गया अलग अलग कालखंड में। जब प्रथम महाविश्व युद्ध का स्टार्ट हुआ तब भी एमनेस्टी का एक प्रक्रिया न केवल इंडिया में पर बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ में ये हुआ था। और फिर युद्ध के बाद जो रॉयल एमनेस्टी एम्परर जॉर्ज ने दिया उसके तहत भी बहुत सारे राजबंदियों को बाहर भेजा गया था। तो बार बार अगर आप उनके सारे पिटिशंस मैंने अपेंडिक्स में डाल दिए हैं इन टोटो, ताकि पाठक जो हैं खुद पढ़ के देख लें कि क्या ये खुद के लिए माफ़ी मांग रहे थे या एक वक्ता के रूप में बाकी सारे जो राजबंदी थे ये इनको बड़ा बाबू कह के बुलाते थे। somebody who studied law, जिनको अंग्रेज़ी आती हो, अंग्रेज़ों के साथ कैसे पिटिशन एक डालना है, वो सब तो 18-19 ईयर्स ओल्ड टीनेजर्स लेट टीन्स में थे, पढ़ाई भी उतना नहीं किया था, तो उनके एक वक्ता थे, ये बड़ा बाबू थे और बैरी खुद इनको बड़ा बाबू बुलाते थे। तो एक 1917 का एक पिटिशन है जहां वो लिखते हैं, अगर इफ़ माई name constitutes an obstacle to the release of all the other prisoners, then omit my name and release all the others, and that will give me as much happiness as my own release will do. तो इससे भी साफ जाहिर होता है कि ये खुद के लिए ही नहीं बट बाकी सब के लिए बात करते थे। एक दूसरी बात, ये लॉयर थे, इनको लॉ अच्छी तरह से समझ में आता था और ये बार बार यही अपने पिटिशंस में डालते हैं कि मेरा जो स्टेटस है वो हमें बता दीजिए, राजबंदी का स्टेटस। पोर्ट ब्लेयर में ये सारे इंडियन लॉज अप्लाई ही नहीं हो रहे हैं। 6 महीने जो कॉमन कॉन्विक्ट्स हैं, रेप, मर्डर, जो भी क्राइम्स हैं, उनको आप जैसे ट्रीट कर रहे हैं हमें भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। कोल्हू चलाना, ये सब राजबंदियों को ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। और उनको 6 महीने के बाद रेमिशन दिया जाता है, बाहर सेटलमेंट में जाने का मौका दिया जाता है। पर हम जब पूछते हैं कि 6 महीने हो गए, बहुत साल हो गए ये सब करते हुए, तब आप बोलते हैं नहीं आप स्पेशल कैटेगरी प्रिजनर हैं। तो अगर हम स्पेशल कैटेगरी प्रिजनर हैं और अगर हम भारत के मेनलैंड में किसी कारावास में होते तो हमें छूट दी जाती थी, रेमिशन, हमारा सेंटेंस कम किया जाता था अगर गुड बिहेवियर और कॉन्डक्ट हो, और फैमिली से मिलने का अवसर दिया जाता था। 1.5 साल में एक बार चिट्ठी लिखना या परिवारजनों से मिलने का जो सज़ा इनको दी थी वो नहीं होता। तो हमारा जो पोजीशन है आप क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या हम ये हैं या कॉन्विक्ट हैं या स्पेशल कैटेगरी प्रिजनर हैं। तीसरी बात, 1920 में जब नारायण राव इनके छोटे भाई महात्मा गांधी के पास जाते हैं कि आप मदद कीजिए, मेरे दोनों भाई बाबा राव और विनायक दोनों वहाँ पे सड़ रहे हैं, आप इतने देश के महान नेता बन गए, आप थोड़ा मदद कीजिए। तो गांधी जी खुद बताते हैं कि आप अपने भाइयों को बताइए कि पिटिशन एक डालें। अच्छा। और मैं खुद एक पिटिशन डालूंगा उनके नाम से, और गांधी जी डालते भी हैं और उसका भी जिक्र मैंने किताब में की है कि ये दोनों बहुत ब्रेव पीपल थे और इन्होंने देश के लिए इतना किया। तब उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात आ गई है, जो मॉर्ले मिंटो और फिर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। तो
इस सन्निवेश में शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस के साथ और उसी रास्ते पे ये भी काम करना चाहते हैं तो आप इसमें आ जाइए। तो गांधी अगर खुद इनके लिए पिटिशन लिख रहे हैं तो क्या ये भीरुता गांधी पे भी हम डाल सकते हैं? और बाकी अगर हम देखें सचिंद्रनाथ सान्याल की किताब जो उनकी जीवनी है मेरा बंदी जीवन, उसमें वो बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं कि मैंने हूबहू वही पिटिशन लिखा जो सावरकर जी ने लिखा। अच्छा। मुझे छोड़ा गया पर उन दोनों भाइयों को वहीं रखा गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार इनसे डरती थी। हाँ। और उनको लगता था कि अगर ये इनको छोड़ दिया जाए तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो क्रांति की ज्वाला कम हो गई है वो फिर से भड़क जाएगी। तो ये बार बार अगर उनका माझी जन्म ठेप वो अगर आप देखें तो उसमें भी वो कहते हैं कि क्रांतिकारी का कर्तव्य सिर्फ जेल में सड़ना नहीं है, बाहर आके आपको देश के लिए कुछ करना है। और ये शायद हम देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक एक टैक्टिकल प्लॉट जैसे शिवाजी महाराज ने जो किया ऐसे ही इन्होंने भी किया है। और जो भूख हड़ताल पे जाते थे ये उनको भी हमेशा बोलते थे कि उनका खाना खाओ अच्छे से मोटा ताज़ा हो और उन पे ही आप वार करो। तो दरअसल सेना में भर्ती होने को लेकर भी उनका ये विचार था बिल्कुल युवाओं को ब्रिटिशों के सेना में भर्ती होकर अपने आप के सैनिक ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल। दरअसल एक सवाल, अब समय भी अपने पास कम रहा है तो ये जुड़ा हुआ इसी मर्सी पिटीशन को लेकर है। अगर कृपया इसको मर्सी पिटिशन मत बोलिए, सिर्फ पिटिशन बोलिए। हम उसको बार बार रीइंफोर्स करते हैं मर्सी पिटिशन। ये मर्सी उन्होंने कभी मांगी ही नहीं। ठीक है, तो आज से इस बात को अप्लाई करेंगे और इसको पिटिशन बोले, याचिकाएं बोले। याचिका, हाँ। तो जिन याचिकाओं को उन्होंने लिखा जी, अब सवाल के लिहाज से पूछूंगा, उन्हें मर्सी पिटिशन बताकर सावरकर की प्रतिमा का भंजन करना ये काम क्यों हुआ इस देश में? अब देखिए ये मुझे लगता है वो मणिशंकर अय्यर के एपिसोड के बाद से ही ये इतना ज़्यादा इसका हुआ हम बना रहे हैं। हालांकि ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है सावरकर के। नहीं, जब ये सावरकर जी का निधन हुआ 1966 में, तब इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी उन्होंने क्या कहा, ये राहुल गांधी आजकल जो बयान देते हैं उनको खुद अपनी दादी के वक्तव्य पढ़ने चाहिए। उन्होंने कहा कि ही इज़ कास्ट इन द क्लासिकल मोल्ड ऑफ अ रेवोल्यूशनरी, ही इज़ अ वेरी सिंबल ऑफ पेट्रियाटिज्म, वैलर एंड सैक्रिफाइस। तो क्या इंदिरा गांधी भी एक कवर्ड और देशद्रोही का सम्मान कर रही थी? और अगर कर रही थी तो उनके बारे में हम क्या फिर विश्लेषण करेंगे? तो आई थिंक राहुल गांधी और जो आजकल के कांग्रेसी नेता थे वो अपने शीर्षस्थ नेता इंदिरा गांधी के बयानों को उनको पढ़ना चाहिए। और तब इतना जो कटुता इनके बारे में नहीं था, ये जाहिर है। उन्होंने एक स्टैम्प भी निकाला इनके ऑनर में। आई थिंक मुझे उस समय जो खत लिखा इंदिरा जी ने, उसमें उन्होंने सावरकर जी के बारे में लिखे हुए वाक्य कहते हैं कि वो भारत माता के एक बहुत ही नायाब सपूत रहे हैं। जी बिल्कुल। दरअसल तो मुझे लगता है जो वैमनस्यता इनके बारे में आई ये तब से शुरू हुआ। जब इंदिरा जी थी तब हिंदुत्व जो है एक पॉलिटिकल फोर्स के उतना प्रखर नहीं था। जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी तो बाद में आई, पर 1990 से वाजपेयी जी के सरकार हो या अभी मोदी जी की सरकार हो, हिंदुत्व एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स की तरफ भारत में स्थापित हो गया है। अब लोगों को उससे परहेज है, जो है वो अलग बात है, बट रियलिटी बाइट्स। तो अभी हिंदुत्व के बारे में अगर हमको टीका टिप्पणी करना है तो इसके जो शीर्षस्थ जो आदि देव थे उन पे अगर हम प्रहार करें तो इनको लगता है कांग्रेसियों को और वामपंथी लोगों को कि हम भाजपा की तरफ हम निशाना साध रहे हैं। और इस पूरे क्रॉस फायर में आई थिंक जो कैजुअलिटी है वो सावरकर हो रहे हैं। जो पॉलिटिकल क्रॉस फायर में किसी और को पकड़ के उन पे हम वेरी अनफेयरली हम उनको टारगेट कर रहे हैं। न सिर्फ सावरकर हो रहे हैं, सावरकर एक व्यक्ति और व्यक्तित्व के रूप में बार बार हो रहे होंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे ये हमेशा से लगता है कि सावरकर को निशाना बनाकर हम अपने स्वाधीनता संग्राम का एक बहुत अहम आयाम भी अस्वीकृत करते हैं। बिल्कुल। और जिसे हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। चलते चलते एक छोटा सा सवाल जरूर करेंगे, इस किताब के बाद आपके प्रति क्या भावनाएं बनी हैं? अरे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इससे पहले ही अलग अलग तरह मैं बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल मैंने शुरू की थी 2012 में। तो बीच में जो अवार्ड वापसी का जो सिलसिला हुआ
उसके खिलाफ में मैंने लेख लिखा था कि वाई आई विल नॉट रिटर्न माई साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो उस पर इतना सारा एक बवाल मच गया। ये सारे जो लिबरल खुद को बताते हैं राइटर्स, उन्होंने फेस्टिवल का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और सिचुएशन इस तरह से आ गया कि मुझे खुद अपने जो स्थापित फेस्टिवल से मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो तब से मुझे संघी, राइट विंग, ये वो वगैरह इतने सारी उपाधियां तो मिल चुकी हैं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे यही लगता है कि हमारे देश की जो सत्य है, और स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल का जो सत्य है, उसको देश के युवाओं तक और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। उसके लिए जो भी बोलते हैं, जैसे सावरकर जी खुद बोलते हैं, जनस्तुति, इससे कोई हमें ये रखना नहीं चाहिए। जनहित के लिए जो काम करना है वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल। और अब जब आपका दूसरा किताब का वॉल्यूम आएगा, उसमें और कौन से सावरकर का परिचय हम कर पाएंगे? उसमें इनके जीवन के अगले भाग का, सावरकर एज अ सोशल रिफॉर्मर, 13 साल रत्नागिरी में इन्होंने जो अपना हिंदुत्व, ये एक थ्योरी था, उसको प्रैक्टिस में कैसे उन्होंने लागू किया हिंदू समाज को संगठित करने के लिए। और फिर कास्ट सिस्टम, जो जातिवाद के खिलाफ इन्होंने जो मुहिम चलाई, उसके बारे में। और फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्होंने जो भाग लिया हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट के रूप में। और फिर 1942 और ये पूरा जो क्विट इंडिया के टाइम जो रन अप टू फ्रीडम, तब इनका क्या रोल रहा, पार्टीशन के टाइम पे इनका क्या रोल रहा। और ऑफ कोर्स द एलिफेंट इन द रूम, गांधी मर्डर, उसमें इनको इम्प्लिकेट किया गया, फिर अक्विट भी किया गया, लैक ऑफ एविडेंस। पर इसके बावजूद बार बार ये एक मॉरल एल्बेट्रॉस जो बोलते हैं, ये इनके हमेशा डाला जाता है कि ये इसमें शामिल थे। तो इन सब के बारे में तथ्यों के आधार पे ये दूसरे वॉल्यूम में आएगा। और ऑफ कोर्स अंत में 1966 में इन्होंने जो अपनी आत्माहुति कर दी, उस पे किताब खत्म होगी, दूसरा वॉल्यूम। बिल्कुल, यानी दूसरे वॉल्यूम का भी इंतज़ार हमें ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही साथ आपने पहले वॉल्यूम के लिए जितनी भी मेहनत की, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। और इस बातचीत के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तो ये बातचीत विक्रम जी से थी, जिन्होंने अपने इस पहले संस्करण में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे स्वर्णिम काम का जिक्र किया और उस व्यक्तित्व का चित्र उकेरा है जिसने सदियों तक अनेकों को प्रेरणा दी है और आने वाले कई सदियों तक वो अनेकों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हालांकि ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद आने वाली किताब में भी सावरकर से जुड़े हुए कई और विवादों के बारे में मुझे लगता है कि सबूतों के साथ खुलासेवार कई तथ्य सामने रखे जाएंगे। उस किताब का भी हमें ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन उससे पहले इस किताब और उसके साथ साथ जुड़े हुए कई तथ्यों का अध्ययन आप ज़रूर करें। और सावरकर क्या थे, उनको लेकर विवाद क्यों हुए, इस बात के बारे में आप अपना विवेक इस्तेमाल करके विचार तैयार करें। फ़िलहाल इस बातचीत में हम यहीं विराम लेते हैं, लेकिन ऐसे कई और मौक़ों पर आपसे बातचीत ज़रूर होती रहेगी।